दोस्तों, यह कहानी सांस तुम भी न दूरी है का नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग इस कहानी को सुनिए। कहानी बहुत ही अच्छी है और सुनकर अगर आपका मन करे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। वह उस दिन आप मेरे घर आए थे ना, मैं आपको बिना किसी कारण मना नहीं कर पा रही थी। उसके पीछे दरअसल वजह यही थी कि बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है। यह हम मिडिल क्लास परिवारों की मानसिकता है, शायद आप कभी नहीं समझेंगे, पर अब मम्मी से आपको मिलवाना होगा, वरना वह बेवजह मुझ पर शक करती रहेंगी। और यही वजह है कि मुझे लगता है हम पूरी तरह अलग हैं। ना आप कभी मुझे समझ पाएंगे, ना मैं कभी आपके माहौल में एडजस्ट कर पाऊंगी। अलग अलग विचारों और मानसिकताओं में पले बढ़े हैं, हमेशा से रास्ते जुदा रहे हैं, तो अभी यह जुदा ही रहने दो। अच्छा है, आप भी इसे बेवजह जोड़ने की कोशिश न करें। हम कभी इस बंधन में नहीं बन सकते। न विचारों में समानता है और न ही मन में जुड़ाव। आप बस माँ से मिलकर एक बार उनकी गलतफहमी दूर कर दीजिए। आपके मुंह से सुनकर शायद वह किसी उलाहना में ना रहे। मेरी बात पर तो विश्वास है नहीं, यह भी एक बड़ी बात है। हम जैसे परिवारों में अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे लोगों पर एतबार किया जाता है और हमें गाहे बेगाहे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज़मी ने बड़े संजीदा तरीके से कहा। उसकी बातों में सच्चाई थी, कटार था और थोड़ा दुख भी। जिन परिस्थितियों में वह आए दिन दो चार होती रहती थी, इसलिए बात को वहीं रोक देना चाहती थी। शुरुआत से अश्नि का इरादा साफ था। नेक नियत से भरी वह लड़की बस खुद पर अंगुलियां उठने से खुद को बचाती रहती थी। विराज मौन हो गया। उसकी बातों में सच्चाई थी। ज़मीनी स्तर पर देखें तो वह कहीं न कहीं सच भी थी। बहुत फर्क था दोनों में, पर जहाँ मन मिलते हैं वहाँ फर्क बुलाए जाते हैं। पर आज़मी की तरफ से विराज को कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। कब तक वह किसी उम्मीद के सहारे बैठा रहता? वह तो झूठी और बेबुनियाद थी, जो सिर्फ उनकी ओर से थी। आज़मी हमेशा उसे खुद से दूर बनाए रखने को कहती। इंसान के लिए जो चीज़ मिलना मुश्किल हो, नामुमकिन सा लगने लगे, वह उसे पाने का इच्छुक रहता है, उसके लिए लालायित रहता है। विराज के साथ दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा था। अब उसे हर हाल में आज़मी चाहिए थी। जिद, जुनून या प्यार, वह नहीं समझ पा रहा था, पर उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सब कुछ था उसके पास, फिर भी वह ठुकराया जा चुका था और यह हार अंदर तक कचोट रही थी। विराज ने बस आज़मी की बातों को समझते हुए सर हाँ में हिलाया। सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आया। आज़मी आगे बढ़ गई, जबकि विराज को सोचता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। विराज को आगे बढ़ते अपने कदम उसे अपनी हार की ओर जाते दिख रहे थे, जिसे वह खुद स्वीकार करने वाला था। क्या वाकई उसके रिश्ते का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं? क्या वह इस खाई को नहीं पाट सकते? ऐसा नामुमकिन भी तो नहीं। अगर दोनों ऐसा करना चाहें तो यह संभव है, पर आज़मी तो उसकी बात सिरे से खारिज कर देती है। अपने दिल के दरवाजे बंद करे बैठी है। उसे उसे उसके जज्बातों का कोई कद्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। जो सोच लिया वह ठान लिया। अब उसे घर पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। जबरदस्ती की नोक पर रखे रिश्ते लंबे नहीं टिकते, डगमगा जाते हैं। उसे भी संभालना होगा, समझना होगा, प्यार में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। वह अपनी भावनाओं को समेटने लगा। विराज पिछली बार जब आया था तब खुशी खुशी दाखिल हुआ था, वहीं आज यह घर और उसकी हर एक चीज़ उसे काटने को दौड़ रही थी। विराज आज़मी के पीछे बड़ी सनीलता से खड़ा था, बिल्कुल किसी ओबेडिएंट बच्चे की तरह। दरवाजे पर माँ थी। एक भली सी मुस्कान के साथ विराज का स्वागत किया। बदले में वही हासिल हुआ। विराज कोई नाज रखने नहीं दिखाता था। इंसानों की कदर उसके लिए पहले थी, और फिर माँ तो उससे उम्र में बड़ी थी। माँ को देखकर पल भर के लिए विराज के मन में ख्याल आया, यही वह महिला है
जिसके सामने अभी उसे अपने और आसमी के रिश्ते के लिए इनकार करना होगा। जबकि अगर माँ उसे वक्त देती तो शायद बात बन जाती। क्या क्या पता जब तक आसमी के दिल में उसके मोहब्बत के दिए जलाने में वह कामयाब रहता। पर उसकी जल्दबाजी ने सब काम बिगाड़ दिया। फिर भी भावनाओं पर काबू बनाए बैठा रहा। आत्मनियंत्रण किया तकनीकी बस उस दिन पार्टी में टूटी थी जब आसमी की इज्जत पर बात बनाई थी। वरना विराज के मनोभाव को पढ़ना इतना आसान भी नहीं था। वह बस अब आसमी के लिए ऐसा था जब थोड़ा पोलाइट और मॉडेस्ट बन जाया करता था। वरना वह एक धीर गंभीर रवैया इख्तियार किए रहता। सीधी स्पष्ट बात करना उसे पसंद था। जहाँ दो टूक शब्दों में बात खत्म कर सकता था वहाँ वह न जाने क्यों आस लगाए बैठा था। खुद ही बात को लंबा खींचना चाहता था। क्या पता उसके हक में फैसला हो। पर यहाँ तो बात पूरी तरह आसमी के पाले से जाती दिख रही थी। आसमी पानी लेकर आई जबकि विराज जब तक वहीं बैठा था माँ के पास बात करने को कुछ नहीं था। वह बस आसमी के से जिद किए बैठी थी कि एक बार उसे लड़का देखना है। जबकि आसमी पहले ही मना कर चुकी थी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अब जब विराज आ गया था तो माँ के पास बोलने को कुछ नहीं। आसमी पानी रखकर किचन में कॉफ़ी बनाने जा रही थी जब माँ व्हील चेयर ढकेलते हुए लॉबी में आई जहाँ विराज बैठा था। विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वह आसमी के पापा थे जो व्हील चेयर पर थे। पिछले कुछ सालों से यूँ ज़्यादा बात नहीं किया करते पर फिर भी विराज के लिए वहाँ मौजूद थे। अब तो आपको कोई शंका नहीं। कहा तो था मैंने कि ये मेरे बॉस हैं। आसमी ने माँ से कहा तो किचन में उसकी हेल्प करवा रही थी। थोड़ा गुस्सा भी थी और थोड़ा अफसोस भी। गुस्सा इसलिए कि माँ ने उसकी बात नहीं मानी और अफसोस इसलिए कि वह माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वह शादी के लिए दबाव डाल रही थी और आसमी थी कि पुरानी किसी बात का सिरा पकड़े बैठी थी। वह तो शादी से भी इनकार करती थी और माँ को यही चिंता थी कब तक वह अकेली ही जूझती रहेगी इन मुश्किलों इन परिस्थितियों से। अपनी ज़िंदगी शुरू कब करेगी। हर जगह दुख और तकलीफ़ें नहीं होती। कहीं तो भगवान खुशियाँ और मुस्कुराहटें भी झोली में डालता है। किसी ज़िंदगी में तो उसे सुकून हासिल होगा। क्या सिर्फ वह अपने हिस्से में कांटे ही लिखवा कर लाई है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया पर विराज से सीधे बात करने का सोच लिया। क्या तुम मतलब बेटा आप बेटा भी कह रही हैं और आप भी कहकर भी बात कर रही हैं। विराज ने माँ का संकोच दूर किया जो बात करने में हिचकिचा रही थी। क्या तुम आसमी को पसंद करते हो। विराज तो इनकार करने आया था। आसमी यही तो कहकर लाई थी कि विराज साफ साफ मना कर देगा। पर न जाने विराज को क्या हुआ और माँ की बात का विराज ने जो उत्तर दिया आसमी के ऊपर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और पापा की आंखों में अब सुकून दिख रहा था। जबकि आसमी के मन में कैसे कैसे बहाव उमड़ रहे थे वह खुद ही अनजान थी। विराज पर गुस्सा था थोड़ा माँ पर भी। कुछ ठीक होने की तसल्ली कुछ गलत होने का एहसास। जो कुछ भी होने वाला था वह उससे वफा किस प्रकार करेगी उसे नहीं पता। पर अभी भी वह इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने कुछ घूरती हुई आंखों से विराज को देखा जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में इत्मीनान। अपनी आंखों से ही वह आसमी को समझा रहा था मानो इसमें उसकी क्या गलती। उसने तो सच कहा जितना माँ ने पूछा। ईमानदारी से जवाब दिया। माँ ने तो रिश्ते के लिए कुछ कहा ही नहीं। वह तो बस उसकी पसंद नापसंद पूछ रही थी और उसने बता दिया। आगे जो होने वाला था वह तकदीर थी। पर विराज ने कोई दगा नहीं किया। वह कॉफ़ी पीकर वहाँ से निकल गया। पीछे मम्मी पापा को बहुत उम्मीद देकर गया था जबकि आसमी को कसमकस में छोड़कर चला गया था। आसमी यहाँ बुरी तरह फंसी थी क्योंकि वह उसका बॉस था जिससे वह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती थी। एक बार करके देख लिया जिसमें वह खुद ही गलतियों में घिर गई थी
और यहाँ विराज का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो वह गलत भी नहीं था। उसने कोई जोर आजमाइश नहीं की। जो माँ ने पूछा वह सीधा बताया। अब उनकी मर्जी। आसमी किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। वह शादी ही नहीं करना चाहती थी, जबकि मम्मी पापा दोनों की जिद थी कि अब उसे अपना घर बसा लेना चाहिए। अगले दिन भी आसमी मुंह फुलाए फुलाए थी। जो विराज और विवेक काम सौंप रहे थे वह कर रही थी। जो पूछ रहे थे वह सीधे तौर पर बता रही थी। उसके अलावा और कुछ नहीं, या उसकी नाराज़गी दिखाने का तरीका था। जबकि विराज कल रात से ही इस आशंका में था कि वह कल ऑफिस जाकर कोई तूफान खड़ा करेगी। अब सुकून से बैठा था कि शायद आज़मी ने हालातों से समझौता कर लिया। कम से कम वह उससे इस बात पर लड़ाई तो नहीं करने वाली। सिलसिला कुछ यूं ही आगे बढ़ता रहा और उनका रिश्ते की बात अभी अधर में थी, जिसमें विराज की तरफ से तो हाँ थी, जबकि आज़मी अब बिना की लकीर पर चल रही थी। विराज मम्मी पापा पर छोड़कर अब थोड़ा निश्चिंत हो गया था। घर में अगर उसकी शादी की बात होगी तो पहली पसंद और पहला ऑप्शन वह यही है, इसलिए उसे डर नहीं था। और आज़मी खुद ऐसी कोई पहल करने से रही। उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब वो उसके नाम से बंधी हुई है। क्या हुआ सर? आज़मी आपसे नाराज़ है? विवेक से रहा नहीं गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में? विराज ने उसे देखकर कहा। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं। वह नाराज है मुझसे। लेकिन क्यों? विराज ने उसे घूरा। विवेक फिर चुप हो गया। उसे शायद बार बार सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली कल उसके घर गया था। उसकी माँ पापा से मिला। हमारे रिश्ते की बात चल रही है। मैंने हाँ कर दी। इसी बात पर खफा है। विराज ने यादों में खोई हुई मुस्कुराकर कहा। न जाने इस वक्त किन लम्हों के हिसार में था। पर सर, आज़मी ने तो हाँ नहीं की ना। विवेक विराज को धरातल पर ले आया। तुम मेरे असिस्टेंट हो, बार बार मुझे अटकनी देने की कोशिश क्यों करते हो? मैं आसमान में उड़ना चाहूँ तब भी ज़मीन पर लाकर पटक देते हो। सॉरी सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे इरादों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम खुद को यहाँ मत खपाओ, अपना ध्यान काम में लगाओ। इस मैटर को मैं हैंडल कर लूँगा। विराज को विवेक की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह तो खुद दुखी था। आज़मी की ना से उसकी दुखती रखकर हाथ रखने की भला क्या ज़रूरत थी? पर नहीं, दुनिया तो वही चोट करती है जहाँ पहले से जख्म हो। विराज कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। कौन बचाए वक्त की मार से? न जाने कब आज़मी का दिल पिघलेगा और वह उसके साथ एक बंधन में बंधने को तैयार होगी, या कुछ और करना पड़ेगा। वह काम करता करता कहीं और ही मसरूफ़ हो चुका था और विवेक जो उससे कुछ पूछ रहा था उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। विवेक ने विराज का हाथ हिलाकर पूछा। सर सर, क्या है यार? एक तो तुम खा गए। विराज ने कुछ झल्लाते हुए से कहा। अब भला वह कैसे गलत हुआ? उसकी क्या गलती? अभी अभी तो उसे हिदायत मिली थी कि मैं काम पर कंसंट्रेट करूं, और जब वह करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आगे के लिए सर से पूछ रहा हूं, तो कॉरपोरेट और नहीं कर रहे। आज़मी और विराज के बीच अगर कोई सबसे बड़ा पिस था तो वह विवेक ही था। न जाने क्यों विवेक के मन में यह ख्याल सर उठा रहा था कि इन दोनों की शादी अगर हो गई तो यह लड़कट मरेंगे, पर खुशी से एक साथ नहीं रह पाएंगे। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था। पहले ही इतने अलहदा थे, वह आगे जाकर एक दूसरे का साथ किस तरह निभा पाएंगे। सर को तो समझ जाना चाहिए कि वह उसके लिए बनी ही नहीं है, पर फिर भी लकीर पीट रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें एक तरफ ज़बरदस्ती हो जबकि दूसरी तरफ समझौता? पर यहाँ वह गलत था। विराज कुछ महसूस कर रहा था और आज़मी का न का कारण भी उसे
अब उसके घर आते जाते समझ आने लगा था। वजह कुछ और थी। कभी शायद मम्मी पापा से अकेले मिल पाया तो वह उनसे ज़रूर पूछेगा, पर आसमी के सामने नहीं। वह अपने घाव छिपाती रहती है। उसे उधेड़ना ठीक नहीं लगा, जिस पर उसने खुद ही मरहम पट्टी कर ली थी। या तो उसके जख्मों को कुरूदने जैसा है था, जिसमें दर्द आसमी को होता और तकलीफ में विराज रहता। वह उसकी मोहब्बत थी। उसे दर्द देकर भला वो कैसे सुकून से जी सकता है। आज उसे मौका भी मिल गया था और उसके पास वक्त भी था। घर आया हुआ था। मम्मी पापा से मिलने का दिल किया तो चला आया। आसमी घर पर नहीं थी। उनके साथ बैठकर लंबी बातचीत चली। कितने दिनों से मन में एक कसक थी कि मम्मी पापा कोई अकेले मिलें तो उनसे वह पूछ सके कि आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो आसमी आज हर आदमी के ऊपर से अपना एतबार खो बैठी है। पापा चाय पीकर आराम करने चले गए थे, जबकि मम्मी उसके पास बैठी थी। दीवार पर लगी एक फ़ोटो विराज को कब से अचरज में डाले हुई थी। जिस लड़की के बारे में विराज पूछना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई, आसमी के आगे एक बार जिक्र किया तो उसने बात टाल दी। ज़्यादा जोर विराज ने भी नहीं दिया। शायद वह अभी इतनी बेतक लूफ होकर उसके साथ बातचीत नहीं कर सकती। जाने देना ही ठीक लगा और उसने जाने दिया। आज़मी से शक्ल मिलती थी। चेहरे में 19-20 का ही फर्क था। नए नक्श भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। उसकी बहन हो सकती है पर उसके साथ नहीं रहती। विराज के सिक्स सेंस ने गेस किया, हो ना हो आज़मी के इस अविश्वासी नेचर के पीछे इसी लड़की का हाथ है। मम्मी पापा दोनों विराज को अपने होने वाले दामाद के रूप में देखते थे। आसमी का क्या है, वह तो बच्ची है, जिद पकड़ कर बैठी है। पर जिदों के सहारे जिंदगी नहीं चलती, समझदारी दिखानी पड़ती है। आज नहीं तो कल उसका ब्याह करना ही था और यह बात जानते थे कि आसमी उनकी बात नहीं टालेगी, इसलिए रिश्ता पक्का था। विराज का प्यार वह दोनों समझते थे, भले ही आसमी न समझती हो। अभी बच्ची है ना समझ नादान है। एक दिन ज़रूर समझेगी। ऐसी कोई बात अगर विराज के मन में है तो आसमी और विराज के रिश्ते के लिए शायद ठीक ना हो। माँ भी उसके सारे भरम मिटा देना चाहती थी। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं बेटा, हमने तुम्हें इस घर का हिस्सा मान लिया है। फिर भी आंटी सोचता हूँ कि कहीं आपका दिल ना दुखा दूँ। ऐसी वैसी बात कहकर एहतियात बरतनी ज़रूरी है और ऐसी वैसी कोई बात नहीं जो हमारा दिल दुखा सके। माँ थोड़ी भावुक थी। विराज की नज़र जिस ओर थी वह बखूबी समझती थी किस बारे में बात होने वाली है। विराज के बिना कुछ पूछे ही माँ ने बताना शुरू किया। वह हमारी बड़ी बेटी है, आसमी की बड़ी बहन रश्मि, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने खुद को ख़त्म कर लिया और शायद अपने साथ साथ आसमी को भी, जो आज वह इस तरह की ज़िंदगी जी रही है। किसी लड़के से प्यार करती थी, अमीर घर का था, हमारे घराने से ऊंचा घराना और ख़ानदान था। हम शायद नहीं मानेंगे, इसलिए घर से जाने से पहले हमें कुछ बचाना भी ज़रूरी नहीं समझा। अल्हड़ सी उम्र थी उसकी। तब बच्चे आसमान में उड़ते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। माँ बाप की रोक टोक उन्हें बंधन लगती है। उनके विचार तकियानूसी लगते हैं। दुनिया को मानो उनके पैरों तले हो। बस खुद की सोच, खुद के फैसलों पर ही विश्वास होता है, या शायद अति विश्वास। पर अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। उसके साथ भी यही हुआ। जितनी शिद्दत और कशिश उसकी चाहत में थी, सामने वाले की नहीं। वह बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था और किया भी। न जाने किस भरम में लिया कि वह हमें छोड़कर चली गई बिना बताए, और फिर एक दिन उसकी लाश ही मिली, वह भी उसकी मौत के 2 दिन बाद। लावारिस पड़ी थी कहीं। बस उसने किसी से प्यार किया, किसी पर विश्वास किया, उसकी सज़ा उसे मिली, या फिर घर वालों पर विश्वास न करने की सज़ा। हम तो उसकी बात मानेंगे ही नहीं। जाने कैसे उसने सोच लिया और इतना बड़ा
कदम उठा लिया जिसका अंत उसकी मौत के साथ हुआ। किसी के प्यार की परिणति अगर मौत हो, विश्वासघात हो, तो फिर प्रत्यक्षदर्शी का भरोसा उठना लाजमी है। आसमी ने अपनी आंखों के सामने टूटते बिखरते, यहाँ तक कि एक जिंदा इंसान को लाश में तब्दील होते हुए देखा है, उसे मरते हुए देखा है। हम बड़े थे, उम्र का एक पड़ाव देख चुके थे, जानते हैं सब लोग एक जैसे नहीं होते। हाथ की 5 उंगलियां भी तो समान नहीं होती। तो फिर यह दुनिया है इतनी बड़ी, तरह तरह के लोग होंगे, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार सब अलग अलग होगा। जबकि आसमी, वह तो खुद बच्ची थी, समझ ही नहीं पाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कोई उसका फ़ायदा न उठा ले, इसलिए कठोर बनती चली गई। वह बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई। अब उसने किसी पर भी एतबार करना छोड़ दिया। जीती है सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, दूसरों लोगों से बात करती है क्योंकि इस ज़िंदगी को हम अकेले नहीं काट सकते। पर विश्वास वह आज तक किसी पर नहीं कर पाई। यही वजह है कि वह तुमसे खींची खींची सी रहती है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि अब तुम इस आधार पर उसके मन तक जाने का रास्ता बना सको। क्या पता उसके मन में यह बात मन से निकल जाए, क्योंकि जब तक वह इसका सिरा पकड़े रहेगी, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर यह बात वह नहीं समझती। अगर समझती है तब भी मानती नहीं। माँ ने जो बताया विराज सब समझ रहा था। साथ बड़ी हुई 2 बहनें अचानक एक उम्र के बाद यूँ छोड़ कर जाना और फिर उसकी लाश ही सामने आना, उस उम्र में आसमी के दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, अब वह समझ पा रहा था। यूँ भी इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी का भरोसा जीतना होता है, और जो भरोसे को ही अपने सामने चकनाचूर होते देखे, फिर वह कैसे मुमकिन है। पर विराज को इस दलदल से आसमी को बाहर निकालना था, लेकिन कैसे, फिलहाल कुछ समझ नहीं आया। विराज को समझ नहीं आया कि वह यह सब कैसे करेगा, पर आसमी के लिए, उसके प्यार के लिए उसे इतना तो करना ही था। उसके सामने बैठी माँ उसकी आंखों में कसमकस साफ तौर पर देख पा रही थी। माँ पापा की तरह विराज भी बेबस नजर आ रहा था, लेकिन साथ ही अपने प्यार को बचाने की जिद थी, अपने प्यार को अपने साथ खड़ा करने का जुनून। एक रिश्ते के लिए ईमानदार और पाक जज्बात उसकी आंखों में झलक रहे थे। उम्र भर साथ चलने की उम्मीद उसकी आंखों में हिलोरे ले रही थी। महज दिखावा नहीं, वह सच था जो आसमी को तो कहीं नजर नहीं आया, पर माँ पहले दिन से यह सब देख रही थी। सच कहते हैं उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं, और वहीं आप लोगों को समझना, उनकी तुलना करने का गुण भी देते हैं। यह माँ का तजुर्बा एक हद तक सही था। उम्मीदों से विराज ऐसा ही सोच रहा था, पर अंदाजा नहीं। रिश्ते वक्त की कसौटी पर परखे जाते हैं। वक्त बताता है कौन कब तक साथ चल पाता है या साथ छोड़ देता है, या साथ चलने वालों को साथ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। यह सब समय और भाग्य के बस में है। उनका रिश्ता भी कल की नोक था, जबकि विराज किसी और ही लव में सोच रहा था। 2 बहनें बिल्कुल अलहदा, एक जिसने कच्ची उम्र और बचपने का सबूत दिया। माँ बाप का प्यार भले ही कितना ही स्वार्थी हो, पर फिर भी वह अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। इतना एतबार बच्चों को भी करना चाहिए कि उन्हें सब कुछ सच बताएं। यह रश्मि का लिया गलत फैसला था, जिसने उसे चंद कदम नहीं चलने दिए और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अकेला इंसान कब तक चलता है, खासकर रिश्तों की राह में, जब हम बाकी रिश्तों को नहीं समझ सकते जो जन्म से खून से बनते हैं। तो उन रिश्तों के बारे में इतनी समझ कहाँ से आएगी जो विश्वास में बंधे होते हैं। यही रश्मि के साथ हुआ। वह एक भी रिश्ते को नहीं समझ पाई, या फिर समझना नहीं चाहती थी। क्यों सब दरकिनार करती, सबको पीछे छोड़ अकेली ही आगे बढ़ गई थी। किसी परिस्थितियों में वह गिरफ्तार हो गई होगी, यह भी नहीं जानता था। और आसमी वह क्या थी, शुरुआत से ऐसी, या फिर हादसे ने उसे ऐसे बना दिया था। मजबूत, कठोर इरादों की पक्की, अपने पैरों पर खड़ी जिद्दी लड़की थी, जिस जिंदगी को
जीत लेने की मर मिटती थी रही थी। अंदर से पल पल घुट घुट कर रो रो कर इंतकाम की आग में जल रही थी। उस शख्स को ढूंढना जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, अपना मकसद बना लिया था, अपना घर नहीं बसाने की बात करती थी। विराज को यही वजह समझ आई। हो न हो, वह शायद कारण के तय तक पहुंच चुका था। आसमी खुद में इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि वह उसके व्यक्तित्व की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहा था। इतना हल्के में नहीं ले सकता था। कुछ तो था जो उसके दिमाग में चल रहा था और उसे इस जंजाल से निकालना था। आपके और माँ के बीच में जो भी बात हुई वह मैंने सब सुनी। अब जब आप वजह जान गए हैं तो उम्मीद करती हूँ अब सब समझ सकते हैं और तुम्हें तो मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। इस बात की गांठ बांध लो। एक इंसान की गलती की सज़ा सब आदमियों को नहीं देने दूंगा। तुम होती कौन हो हर आदमी को जज करने वाली? भरोसा तो तुम्हें करना ही होगा। हर इंसान झूठा, मकार और फरेबी नहीं होता। यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। क्या तुम्हारे पापा इन्हीं आदमियों में से एक नहीं हैं? विराज ने आज़मी के कंधे को पकड़ते हुए कहा। आज़मी मजबूर आंखों से विराज को देख रही थी। सच में जो सादा धारणा वह बनाकर चल रही थी, विराज की जिद थी कि वह उसे बदल कर रहेगा, बस इसलिए कि वह उसे प्यार करता है। अभी घर के बाहर निकल रहा था जब आज़मी ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। उसे लगा अभी बात साफ कर लेगी, पर विराज अब अलग मूड में था। बहुत मिन्नतें कर ली उसने। आज़मी का दिल पत्थर था जो पिघलने से रहा। प्यार था इसलिए नरमी से पेश आ रहा था, पर वह किसी आग में जल रही थी और उसे बचाने के लिए वह साम दाम दंड भेंट जो रास्ता उसे अख्तियार करना पड़े वह करेगा। यहाँ कड़ाई से पेश आना जरूरी था ताकि वह अपनी बात का छोड़ छोड़ दे। एक बेमतलब सी जिद और बेबुनियाद सोच के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करे। लेकिन मैं, क्या तुम? हाँ, क्या तुम? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आज़मी ने अपना रवैया बदला और वह अब सिर्फ इतना ही बोल पाई। गुड, वेरी गुड। होनी भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मेरे बारे में भी वैसा ही सोचो जैसा सबके बारे में सोचती हो। चलो अब शादी कर लेते हैं। पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्यों? शादी तो किसी आदमी से ही करोगी ना। जब मेरे बारे में अच्छे विचार रखती हो तो क्या बुराई है? और मुझ में थाम लो मेरा हाथ। आपसे नहीं, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं करता। यह बात भी मान लेते हैं तुम्हारी। तुम अपने चाव पूरे कर लो। अगर तुम्हारा मन बदला तो शादी मुझसे ही होगी, और अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। यह कैसी जिद है? आप मुझसे फोर्स नहीं कर सकते। मैं यहाँ फोर्स कर रहा हूँ। मैं तो बाकायदा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। पर तुम यहाँ गलत बयानबाजी मत करना। शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, सीधी सी बात है। पर अगर शादी करनी है तो मुझे से ही करनी है, यह स्पष्ट बात है। क्या इंसान था यह! वह तो इस उम्मीद में आई थी कि अब वह बात समझने की हालत में होगा, पर यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी। पूरा मामला ही उलट पुलट हो गया। जो बात अब तक ढके छुपे लहजे में कहता था वह उसका ऐलान कर रहा था, खुले तौर पर स्वीकार रहा था कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा। जबकि आज़मी को उसे अपने पीछे इस तरह ख्वार होता देख क्यों बुरा लग रहा था। उसे तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, पर कैसी भावनाएं थी उसके मन में दबी हुई जिन्होंने सिर उठा लिया था। अब उसके लहजे में वह मुलायमियत अपने आप आ गई थी। वह उसे लड़ झगड़ नहीं सकती थी। उसे प्रार्थना और विनती कर रही थी कि अपनी ज़िंदगी उसके पीछे न खराब करे। क्यों? अपने मन को टटोलती तो इसका जवाब वहाँ मिलता, पर उसने वहाँ ताले जड़ रखे थे, एक नहीं बल्कि कई सारे। पर अब उसकी चाबी विराज के पास थी।